एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, स्कूल में बच्चे स्पेसिफिक यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? आप इसका आंसर दोगे? सर आंसर आसान है, ताकि बच्चों में इक्वालिटी आए। वो बच्चे जिनके पास पैसे हैं वो अपनी अमीरियत को स्कूल में ना दिखाएं। ऐसा ना हो कि वो डेली नए नए कपड़े पहन के आए और फैशन के नाम पे कुछ भी चलना लगे। स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होगी तो इक्वालिटी भी आएगी और ऊट पटांग का फैशन नहीं देखने को मिलेगा स्कूल्स में। बच्चों की एनर्जी इस चीज पे नहीं जाएगी। और आंसर सही भी है, लेकिन राइटर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज करती हैं। जैसे देखो, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सर्विस सेक्टर में जैसे हॉस्पिटल में आपको वुमेन गार्ड देखने को मिलेगी। उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहने होते हैं, पैंट्स वगैरह, जो कल्चरली हमारे देश में महिलाओं का परिधान नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा क्यों, उनको क्यों, महिलाओं को क्यों मजबूर किया जाता है, तो आंसर मिलेगा कि शायद इसमें वुमेन गार्ड्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिव फील करें, ज्यादा एनर्जेटिक फील करें। इसलिए सर्विस सेक्टर में महिलाओं को बोला जाता है आप पुरुषों जैसे कपड़े पहनिए, पैंट शर्ट पहनिए जैसे पुरुष पहनते हैं। लेकिन राइटर कहती है नहीं। अब देखो, वो महिलाएं जैसे वुमेन गार्ड्स हैं जिन्होंने जिंदगी भर सलवार सूट पहना है, साड़ी पहनी है, अगर उसकी फिटिंग अच्छी रहेगी तो वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, उसमें ज्यादा एक्टिव रहेंगे एज कंपेरिजन टू वो कपड़े जो पुरुष पहनते हैं और अनकंफर्टेबल हैं। इसके बाद राइटर इंडिगो एयरलाइंस का एग्जांपल देती हैं। इंडिगो एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो हमारे कल्चरल परिधान नहीं है। मतलब हमारे कल्चर में वो कपड़े नहीं पहने जाते, वो वेस्टर्न कंट्रीज की बस कॉपी कर ली। एयर इंडिया वगैरह की फ्लाइट्स में लड़कियां जैसे साड़ी पहनती थी, वो हमारा कल्चर है, वो बात अलग है। अकाशा एयरलाइंस आई, उन्होंने इस मिथ को तोड़ा कि हाँ यही कपड़े एयर होस्टेस पहनेंगी, ये एक अच्छी शुरुआत थी। इवन आज के समय में ना स्कूलों में स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, इनका फैशन आ गया है। जबकि आप 20वीं शताब्दी में देखोगे ना, स्कूल्स में लड़कियां आपको साड़ी में मिलेंगी, सूट में मिलेंगी। पुरानी फोटोज आप देखना गूगल पे सर्च मार के। लेकिन आज के समय में वेस्टर्न कंट्रीज का कॉपी करते करते हम कहां तक पहुंच गए हैं। कुल मिला के देखो, पिछले 2 मिनट की डिस्कशन का पॉइंट यही है, आप किसी की कॉपी मत कीजिए। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हों, कपड़े ऐसे होने चाहिए जो क्लाइमेट के हिसाब से हों, कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आपके कल्चर के हिसाब से हों। इस इश्यू पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे देखो, 2 चीजें और हैं जो राइटर सजेस्ट करती हैं कि स्कूलों में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात का विरोध नहीं है। क्यों नहीं सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म सेम हो? हां, इस पे क्वेश्चन आएगा कि स्कूलों को थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए, लेकिन देखो ज्यादा इक्वालिटी नहीं आएगी अगर सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म सेम होगी। तो आप भी इस इश्यू पर अपनी ओपिनियन रखिए। आज देखो डेट 7 दिसंबर है। स्वागत आपका है एडिटोरियल डिस्कशन में। हिंदू में ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स आज है नहीं डिस्कस करने के लिए। राजनीति से प्रेरित ये आर्टिकल्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 इश्यूज हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एआई में आज के समय में काफी तरक्की हो रही है, इंडिया के लिए न्यूक्लियर मूवमेंट है, कैसे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे करंट एग्री फूड सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, कैसे रिफॉर्म लाए जाएं। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से संबंधित। बिहार और बांग्लादेश के एजुकेशन सिस्टम को आपस में कंपेयर किया जाता है और बिहार काफी पीछे है, क्या कमियां हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का है। आप देखो, एक तरफ जहां आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। शुरुआत में सी राजा मोहन 2 टेक्नोलॉजीज के बीच में ना काफी सारी सिमिलरिटीज ड्रा करते हैं। एक तरफ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ एआई। देखो, वर्ल्ड परिदृश्य पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सुर्खियों में आई 1945 में, जब यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया। उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड को यह एहसास हुआ कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल है सोसाइटी को डिसरप्ट करने का, इकोनॉमी को डिसरप्ट करने का, लोगों की लाइफ चेंज करने का। और जियोपॉलिटिक्स में भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस है वो एकदम से बढ़ गई। मतलब जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स, उसके ऊपर तो कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी तो नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, हालांकि बहुत लेट। समझ गए? उसी प्रकार से देखो, आज के समय में ना एआई की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इमर्ज होकर आई है। एआई के पास में क्षमता है सोसाइटी को डिसरप्ट करने की, इकोनॉमी को डिसरप्ट करने की, कल्चर को डिसरप्ट करने की। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई थी तब
मांगे उठने लगी थी, भैया इसको कंट्रोल करो, न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करो। उसी प्रकार से एआई आई है, तो एआई को कंट्रोल करने के लिए भी आवाजें आने लगी हैं विभिन्न एक्सपर्ट से कि इसको रेगुलेट करना जरूरी है, इसको अच्छे से गवर्न करना जरूरी है। समझ गए? तो मतलब एआई का आना लगभग लगभग वही मूवमेंट है जब न्यूक्लियर रेवोल्यूशन आया था। राइटर कहते हैं इवन एआई रेवोल्यूशन तो और भी बड़ा है। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत सारी ऐसी आवाजें उठी थी कि न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार से आज आवाजें उठ रही हैं कि एआई बहुत खतरनाक है, इस पे फर्दर रिसर्च नहीं होनी चाहिए, ये मानवता को खत्म कर देगा। जिस प्रकार से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आने के बाद में वर्ल्ड की बड़ी पावर्स, उस समय की दो सुपर पावर्स, एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर, दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई थी न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने को लेके। उसी प्रकार से आज यूएसए और चाइना के बीच में बातचीत हुई कि एआई का मिलिट्री यूज कैसे कम किया जाए। जिस प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज इंश्योर करने के लिए एक एजेंसी बनी थी, आपने सुना ही होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसी प्रकार से एआई का पीसफुल यूज इंश्योर करने के लिए एजेंसी को प्रपोज किया जा रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी IAAI। हालांकि देखो अभी इसको बनने में वक्त लगेगा, लेकिन राइटर ये कहते हैं देखो इंडिया ने ना काफी बेवकूफी की थी, मतलब सीधे लफ्जों में बोलता हूं, इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई थी ना काफी बेवकूफी की थी। इंडिया आइडियलिज्म की दुनिया में खोया था कि नहीं नहीं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से नुकसान होगा, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, वर्ल्ड से न्यूक्लियर वेपन से एलिमिनेट होने चाहिए। इस प्रकार के आइडियलिज्म के रास्ते पर इंडिया चला था। बट देखो वो गलती इंडिया को अभी नहीं करनी है। पॉइंट समझ गए ना आप? जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई थी ना तो इंडिया आइडियलिस्ट बातें करता था, डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, बार बार इंडिया हर एक प्लेटफॉर्म पे यही बात बोलता था कि न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना जरूरी है। दूसरी तरफ दूसरे देश जहां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, वेपन्स बना रहे थे, इंडिया आइडियलिज्म की बातें कर रहा था। लेकिन इस बार इंडिया वो गलती ना करे। इस बार इंडिया एआई के मामले में पीछे ना रह जाए। शुरू से ही इंडिया को एआई पर ज्यादा रिसर्च करनी होगी, कैसे एआई का मिलिट्री यूज किया जा सकता है, इस पर इंडिया को काम करना होगा। दूसरा पॉइंट देखो, आजादी के बाद ना इस बात को लेकर ना आपको हैरानी होगी, आजादी के बाद इवन इंडिया और यूएस के रिश्ते भी अच्छे हो सकते थे, क्योंकि उस समय भी इंडिया को लगता था, उस समय भी यूएस को लगता था कि कम्युनिस्ट चाइना के अगेंस्ट इंडिया एक ऑप्शन हो सकता है। 1960s में ना 1960s में यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक हैंड रिटन लेटर लिखा था। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू को यह खत लिखा था यूएस के प्रेसिडेंट कैनेडी ने, और खत में लिखा था कि यूएस इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार है न्यूक्लियर वेपन बिल्ड करने में। यूएस चाहता था कि इंडिया पहला ऐसा एशियन कंट्री बने जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, बट हमने मना कर दिया। हमें लगा कि चाइना हमसे नाराज हो जाएगा, एशिया में न्यूक्लियर वेपन्स की रेस स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया आइडियलिस्ट सोच रखता था कि वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, लेकिन देखो वर्ल्ड ऐसे नहीं चलता है। चाइना ने उसी समय 1964 में न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट कर लिया, और इंडिया ने इतना लेट किया, 1998 में जाके इंडिया ने फाइनली न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल किया। अगर इंडिया यूएस की बात मान लेता तो सबसे पहले इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होते और इतिहास कुछ और ही होता। तो इस बार ना इंडिया को ना यूएस की मदद लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। एआई टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए इंडिया को अगर यूएस की मदद चाहिए तो लो, डरो मत। पहले इंडिया ना डरता था यूएस से मदद लेंगे तो यूएस के दोस्त होने का टैग लग जाएगा, और इंडिया नहीं चाहता था कि हमारे ऊपर यूएस का दोस्त होने का टैग लगे, वेस्टर्न कंट्रीज का दोस्त होने का टैग लगे। इंडिया की ये सोच थी। जबकि इंडिया को कल जो हमने डिस्कस किया था ना, हेनरी किसिंजर वाली डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए थी, रियल पॉलिटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज क्या जा रही है, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना। इंडिया ने वो नहीं किया। इवन 2005 में न्यूक्लियर डील को लेकर नेगोशिएशन हो गई थी यूएस के साथ इंडिया की, लेकिन
उस समय की जो लीडरशिप थी घबरा रही थी कि यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन नहीं करनी चाहिए, शायद इससे चाइना नाराज हो जाएगा, चाइना ऑफेंड हो जाएगा, हमारे ऊपर टैग लग जाएगा कि हम यूएसए के बहुत करीब हैं। वो तो भला हुआ 2008 में फाइनली हमने जाके यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर ली। इसको लेके तो नो वोट कॉन्फिडेंस भी हुआ था पार्लियामेंट में, लेफ्ट पार्टीज ने मना कर दिया था कि मत साइन कीजिए ये डील। लेकिन अब एआई में महारत हासिल करने के लिए ना इंडिया को किसी की भी मदद लेनी पड़े, इंडिया को हिचकिचाना नहीं चाहिए, पुराने समय से सीखो। तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं सी राजा मोहन, कई बार ना इंडिया की आदत है चीजों को अलग से करना। कोई टेक्नोलॉजी आती है तो इंडिया बोलता है कि हम अपने हिसाब से डेवलप करेंगे, कोई अलग ही तरीका इंडिया बता देता है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का। राइटर कहते हैं भैया साइंस साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब के कोर प्रिंसिपल्स जो है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसी पे एप्लीकेशन बनती है। आपका कोई अलग तरीका नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का। आप अलग ढंग से किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करोगे अपने आप को वर्ल्ड से अलग दिखाने के लिए, तो पीछे रह जाओगे। तो ये चीजें मत करना। देखो जैसे हमारे कंप्यूटर आया था 1980s में, तब बहुत विरोध हुआ था कि नहीं कंप्यूटर से जॉब चली जाएगी। इंडिया की ये आदत रही है जब भी टेक्नोलॉजी आती है ना, हम पीछे रह जाते हैं, तुरंत की तुरंत उस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करके आगे नहीं बढ़ते। लेकिन पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए और इस बार इंडिया एआई में जबरदस्त महारत हासिल करे, जिससे कि देश को डेवलप करने में, देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने में मदद मिले। ऑलरेडी देखो यूएसए और चाइना के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है एआई को लेके। बेशक दोनों देश कह रहे हैं कि मिलिट्री यूज नहीं करेंगे एआई का, आपको भी पता है ये कहने की बातें होती हैं। दोनों देशों में जबरदस्त रिसर्च चल रही है कि कैसे एआई का इस्तेमाल किया जाए मिलिट्री यूज में। यूएस ने तो कोशिश स्टार्ट कर दी है कि चाइना ना कर पाए एआई का मिलिट्री यूज। इस वजह से चाइना के यूएसए से चिप इंपोर्ट करने पर यूएसए ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और चाइना कोशिश कर रहा है कि जो भी चिप्स चाहिए वो खुद से डेवलप किया जाए, किसी और देश पर डिपेंडेंसी ना हो। यूएस चाहता है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो यूएसए के एलाई कंट्रीज है ना, वो मिलके एआई पे काम करें और एआई का फायदा कैसे उठाया जा सकता है डिफेंस के लिए, उसके लिए आपस में सहयोग करें। इसके लिए एक ग्रुप भी यूएस ने बनाया है अपने मित्र देशों के साथ मिलके, जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें 28 मेंबर्स हैं और इस ग्रुप का जो समिट है वो इंडिया में ही ऑर्गेनाइज होगा, इंडिया होस्ट करेगा इसको। तो मकसद इस ग्रुप को स्टैब्लिश करने का यही है यूएस का, कि जो एलाइज एंड पार्टनर्स हैं वो मिलके एआई की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, कैसे एआई का यूज किया जा सकता है डिफेंस में, ताकि चाइना और रशिया आगे ना निकल जाएं एआई के मामले में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया के लिए एक बार फिर से न्यूक्लियर मूवमेंट से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हिंदू का ही है, द नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो एक ऐसा इशू है जो इंपॉर्टेंट बहुत है, हमें पता है नुकसान हो रहा है, लेकिन इस इशू को एड्रेस करने के लिए ना कुछ खास नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में ना यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है अनसस्टेनेबल बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस। इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि आज के समय में जो एग्री फूड सिस्टम है ना, एग्री फूड सिस्टम में देखो वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, फार्म टू फोक, मतलब खेती से लेके टेबल पे जो खाना पहुंचता है उसके बीच में जो भी एक्टिविटीज होती हैं सारी आ जाती हैं एग्री फूड सिस्टम में। तो एग्री फूड सिस्टम आज के समय में ना इस प्रकार का हो गया है कि इसकी एक बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट है, खास करके मिडिल इनकम कंट्रीज में, जैसे इंडिया जैसे देशों में ना करंट एग्री फूड सिस्टम की वजह से जीडीपी का 11% का नुकसान हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, हेल्थ रिलेटेड इंपैक्ट पड़ रहे हैं। आप पूछोगे सर कैसे, मतलब करंट एग्री फूड सिस्टम में ऐसी क्या कमियां हैं? देखो कमियां ही कमियां हैं। सिस्टम ऐसा हो गया कि किसान एक ही फसल को बार बार उगाते हैं, वीट राइस वीट राइस वीट राइस वीट राइस, इन्हीं को सरकार प्रोक्योर करती है, भारी भरकम केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इनपुट पे जहां एक तरफ कॉस्ट ज्यादा आती है, सोइल इरोजन हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। ये क्या है? ये हिडन कॉस्ट है। करंट एग्री फूड सिस्टम की ये हिडन कॉस्ट है जो सीधा सीधा नहीं दिख रही है,
लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। पहले मिलेट्स उगाए जाते थे, ज्वार बाजरा ये सब, आज के समय में नहीं उगाए जाते हैं। नहीं उगाए जाते हैं तो लोग खाते कम हैं, महंगे बिकते हैं। खाते कम हैं तो न्यूट्रिशन की कमी है। ये हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट है। मतलब अनेकों कॉस्ट, हिडन कॉस्ट चुकानी पड़ रही है करंट एग्री फूड सिस्टम की वजह से। इसके बाद राइटर अब थोड़ी चीजें डिटेल से बताते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति, जरूरत भी थी उस समय। हमारे देश में हम फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था यूएसए समेत दूसरे देशों से फूड ग्रेन। हरित क्रांति में क्या हुआ, जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं इनकी डिमांड बढ़ी, ये सीड्स किसानों को दिए गए, कैनल्स का जाल बिछा और पैडी और वीट की जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। बट देखो इनकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज इंडिया में जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है 70% तो अकेले पैडी एंड वीट कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। इवन पैडी जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ये उन एरियाज में उगाया जाने लगा जहां पे इतना पानी नहीं था। रिजल्ट क्या निकला, जमीन से खोद खोद के पानी निकाला गया, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता गया। पहले देखो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम होता था, मतलब किसानों की अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज जिसकी सहायता से वो सीड्स बचा के रखते थे अगले सीजन की फसल के लिए। लेकिन आज बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके सीड्स पर किसान पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। आज किसान कर्ज के बोझ तले दब गया है, खेती अनसस्टेनेबल हो रही है। एवरेज मंथली हाउस होल्ड इनकम एक किसान परिवार की कितनी रह गई है, 10,816। अगर देखो हाई यील्डिंग सीड से, बाकी चीजों से इतना ही फायदा होता तो किसान की इनकम इतनी कम क्यों होती, आप बताइए। कहीं ना कहीं दिक्कत है ना इस पूरी सिस्टम में, तभी तो किसानों की इनकम नहीं बढ़ी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, 65% हाउस होल्ड हमारे देश में अभी जो ये एक्ट है, राइट टू फूड एक्ट, उसका फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो गरीबी है तभी उठा रहे हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं अगर देखो हमें एग्री फूड सिस्टम की ये हिडन कॉस्ट बचानी है ना, अगर हमें हिडन कॉस्ट बचानी है तो हमें जिस प्रकार से खेती की जाती है वो सिस्टम चेंज करना होगा। राइटर कहते हैं मैं मानता हूं ओवरनाइट इस सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा नुकसान हम हमारा कर बैठेंगे। हमने जो वीट एंड राइस को प्रमोट किया हरित क्रांति के दौरान वो जरूरी था, बट आज इस सिस्टम को चेंज करना भी उसी प्रकार से जरूरी है। क्या करना चाहिए, जैसे देखो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है, बदल बदल के फसल उगाओ, इंटर क्रॉपिंग करो, मतलब कई सारी फसलें एक साथ उगाओ। एक किसान को, जो हम एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हैं, सिंपल सॉल्यूशन है, एक किसान को पल्सिस के साइड में कोई और फसल उगानी चाहिए, साइड में पेड़ उगाने चाहिए, फिर पशुपालन किया जा सकता है, लाइव स्टॉक। जैसे इस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग की जाएगी ना, इससे एक सस्टेनेबल इनकम किसानों को मिलेगी। आज के समय में ना सरकार किसानों को इंसेंटिवाइज करती है नेचर को नुकसान पहुंचाने के लिए, इनडायरेक्टली तो करती है ना, सारी बिजली फ्री, सब कुछ फ्री है, तो फिर अंधाधुंध नीचे से ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत ज्यादा। मतलब फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है सरकार, तो ये सारी जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है ना, इससे नेचर को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो कम से कम ना सरकार को किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। अगर आप नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो अगर आप नेचर का ख्याल रखोगे तो हम आपको पैसे देंगे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए आज के समय में। अब कुछ लोग बोलेंगे इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी किसानों की, मतलब फसल की पैदावार कम होगी। देखो शुरुआत में फसल की पैदावार थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तो सरकार से भी पैसा मिलेगा, नेचर को जो हिडन कॉस्ट हो रही है वो हम बचा सकेंगे, जो दिख नहीं रही है लेकिन बहुत बड़ी कॉस्ट है। वीट एंड राइस को छोड़ के दूसरी फसलें जैसे मिलेट्स उगाया जाएगा तो ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, हेल्थ अच्छी होगी, सेमी एरिड कंडीशंस में भी काम करते हैं, मतलब उग जाते हैं। जबकि आज क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गई है, तो उस सिचुएशन में मिलेट्स बहुत उपयोगी फसल हो सकती है। ग्राउंड वाटर टेबल इंप्रूव होगी, इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत थोड़े चाहिए मिलेट्स को उगाने के लिए, तो इससे किसानों को इनपुट पर भी कम खर्चा आएगा। राइटर कहते हैं देखो ये सब चीजें करना इतना मुश्किल नहीं है, बट दिक्कत ये है 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है,
और किसी सरकार का ना लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। किसानों के वोट बैंक को देखते हुए ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं और कोई किसानों को नाराज नहीं करना चाहता। देखो, लोन माफ करना इज इजी सॉल्यूशन, बट रिफॉर्म लाना इज डिफिकल्ट सॉल्यूशन। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ना इजी सॉल्यूशन अपनाती हैं वोट लेने के लिए कि किसानों को खुश करने के लिए लोन माफ कर देते हैं, बट लोन किसानों के ऊपर चढ़ गया, वो एक सिम्टम्स था। आपने सिम्टम का इलाज नहीं किया कि लोन क्यों चढ़ा किसानों के ऊपर, कर्ज के बोझ तले किसान क्यों दमे हैं। आपने बीमारी का इलाज नहीं किया, सिम्टम का इलाज किया, क्योंकि आपको सिर्फ वोट चाहिए थे अगले इलेक्शन में। इससे काम नहीं चलेगा। एक ऐसा लीडर चाहिए जो किसानों को कन्विंस करवा सके, कम्युनिकेशन जिसका किसानों के साथ अच्छा हो कि सिस्टम में बदलाव आएगा, आपको फायदा होगा, धीरे धीरे करके हम ये बदलाव लाएंगे। ऐसे राजनीति की हमें आज के समय में आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्री फूड सिस्टम से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, हिंदू का एक आर्टिकल है, एन एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन एट ग्रास रूट लेवल स्कूल्स इन बांग्लादेश। इसमें ना आर्टिकल में खास करके बांग्लादेश और बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है ना ग्रास रूट लेवल पे, वो कंपेयर किया जाता है। आर्टिकल में ना ये बोला जाता है कि बांग्लादेश में ना ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन काफी अच्छी हो रही है, लर्निंग आउटकम अच्छी है। मतलब जब 5वीं क्लास के बच्चों से दूसरी क्लास के क्वेश्चंस पूछे गए तो ज्यादातर बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बिहार में बहुत कम बच्चे 5वीं क्लास के दूसरी क्लास के क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे थे। रीजंस की बात करते हैं, बाद में और भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा दोनों के एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार से फर्क देखने को मिला। देखो, बांग्लादेश में ग्रास रूट लेवल पे जो एजुकेशन इंप्रूव हुई ना, वो कुछ रीजंस की वजह से इंक्रूव हुई। सबसे पहले डेडिकेटेड टीचर्स जो देखो बिल्कुल पढ़ाने के लिए पैशनेट, इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे, पीयर लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे, एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखे, एंजॉयबल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे कि बच्चे को पढ़ने में मजा आए। इससे क्या होता है, पढ़ने में जब मजा आता है ना, चीजें याद हो जाती हैं और आप आसानी से आंसर दे पाते हो। जबकि देखो दूसरी तरफ बिहार में ना ट्यूशन सिस्टम काफी ज्यादा हावी। ट्यूशन मतलब ज्यादातर बच्चे जो पढ़ने लिखने में अच्छे, वो ट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही फर्क है कि अमीर बच्चे जो हैं, अमीर परिवारों के बच्चे बिहार में एजुकेशन में रिलेटिवली ज्यादा अच्छे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल तो बहुत बुरा है। लेकिन बांग्लादेश में उल्टा, बांग्लादेश में बल्कि गरीब परिवारों के जो बच्चे वो एजुकेशन में ज्यादा अच्छे, क्योंकि वहां पे ट्यूशन सिस्टम ज्यादा एक्टिव है ही नहीं। बल्कि बांग्लादेश की सरकार अभी ट्यूशन सिस्टम को बैन करने की प्लान कर रही है कि इस पूरे ट्यूशन सिस्टम को बैन कर दिया जाए। लेकिन बिहार में तो कोचिंग सेंटर्स का बोलबाला बहुत ज्यादा है। अब राइटर ने कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं, जैसे साइंस ऑफ डिके। ये देखो, मैं यहां पे आपको इरेज कर देता हूं। यहां पे लास्ट पैराग्राफ में राइटर बताते हैं, कुछ बिहार में ना स्कूल्स में विजिट किया गया तो ये पाया गया कि स्कूल में एक ही क्लासरूम और एक ही क्लासरूम में 3-4 ग्रेड की क्लासेस एक ही साथ चल रही, जैसे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, सब क्लासेस एक साथ चल रही। 2 टीचर्स बैठे एक ही क्लासरूम में और वो बच्चों को एक ही साथ पढ़ा रहे। और कॉर्पोरल पनिशमेंट जो बैन है कि बच्चे को आप मार पीट नहीं सकते, वो यूजली परफॉर्म की जाती है बिहार में। बेशक पेपर्स में दिखाने के लिए स्कूल्स में इनरोलमेंट काफी ज्यादा, लेकिन अटेंडेंस बहुत कम, बहुत ही कम बच्चे स्कूल आते हैं। इवन देखो राइटर तो ये भी बोल देते हैं कि बहुत सारे टीचर्स बिहार में ऐसे जो फर्जी डिग्री या फिर फेक ढंग से टीचर बने, उनका पढ़ाने के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों की एजुकेशन के प्रति उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सिर्फ एक उनके लिए जॉब थी, पैसा कमाना था, और वो फर्जी तरीके से उन्होंने जॉब हासिल कर ली। तो ये सारे पॉइंट्स ना बहुत सारे लेसन देके जाते हैं हमें। ऐसे लेसन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूनिक लेसन है, बट बिहार में तो कुछ नहीं सीखा है इन लेसन से और इंप्लीमेंटेशन काफी वीक है। हम अक्सर बात करते हैं कि बिहार क्यों गरीब है इतने सालों बाद भी। अब देखो, एजुकेशन सिस्टम से बच्चे इस प्रकार से पढ़ेंगे तो फिर कैसे वो बच्चे आगे जाके बढ़िया एजुकेशन हासिल करेंगे, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे या अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे। आज के समय में तो देखो ज्यादातर बिजनेस भी सर्विस सेक्टर बेस्ड आ रहे हैं। मतलब पुराने जो सिस्टम होते हैं कि चीजों का लेन देन, आपको पता है धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज हमारी जो जनरेशन है या फिर नई जो जनरेशन है, वो ज्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन करती हैं। तो पुराने समय के बिजनेस, पुराने समय की ट्रेडिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है।
एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जॉब्स के लिए, लेकिन ऐसी एजुकेशन जब दी जाएगी तो फिर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये आर्टिकल है अनइक्वल। आप बताइए इस इशू पे आपकी क्या ओपिनियन है? चीजों को सुधारने के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि कोई आपको आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लाना होता है। चीजों को सुधारने के लिए एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है विल पावर। उसका कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलता है। इवन यूपीएससी की दुनिया में भी मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, आप सब लोग देखो मैच्योर सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हो, सीरियस हो, मुझे पता है, आपको भी पता है पीवाईक्यू देखने चाहिए ताकि डायरेक्शन पता लग सके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन आप ना अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि कितने लोग ये सब आइडियली कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, सच्चाई है ये। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एजुकेशन से संबंधित। चलते हैं इसके बाद देखो, दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन तो सी राजा मोहन का जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, इंडिया की पास्ट न्यूक्लियर पॉलिसी में कमियां थी जिसकी वजह से इंडिया अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को हासिल नहीं कर सका, और एआई का पोटेंशियल हासिल करने में इंडिया को क्या मेजर्स अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, हमारे करंट एग्रीकल्चर मॉडल में लिमिटेशंस हैं उनको डिस्कस करना है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कैसे उन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकता है वो बताना है। और सबसे लास्ट में, क्या पॉलिसी आप अपना सकते हो जिससे कि किसान जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आगे बढ़े। दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ये थी हमारी आज की डिस्कशन आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।